सो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा दत्ता इंग्लिश क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि मेरे वर्क का सीरीज चल रहा है और इसी सीरीज में मैं यहाँ पे कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेके आई हूँ जो वर्ब और नाउन दोनों बिहेव करेगा इस सेंटेंस में। साथ ही साथ हम देखेंगे कि कैसे कुछ वर्ब ट्रांजिटिव बिहेव करता है और कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव बिहेव करता है। साथ ही साथ कभी कभी नाउन भी बिहेव करता है और एडजेक्टिव भी बिहेव कर सकता है। तो ये सारे जितने यहाँ पे मैंने 8 वर्ड्स लिए हैं और 8 वर्ड्स वेरी कंफ्यूजिंग है, यानी we sometimes we don't understand that how to use them in our sentence. So today I'm going to tell you that what are the uses of these words or verbs in the sentence. Okay, so पहला है आपका bear and bear. You can see the differences in the spelling. That is, first one is B-E-A-R and second is B-A-R-E. Okay, then we have berry, B-E-R-R-Y, and second one is bury. That is, that these verbs have almost same pronunciation with different spellings and different usage in the sentence. थर्ड है आपका bow, B-O-U-G-H, and दूसरा है आपका bow, blue, B-L-U-E, B-L-E-W, blue. ब्लू ये है आपका ब्लो का सेकेंड फॉर्म, दैट इज ब्लू. फ्लाई, फ्लो, लूज, लूज, इफेक्ट, इफेक्ट, अडैप्ट, अडॉप्ट. ठीक है, तो ये मैंने 8 ही वर्ड लिया है क्योंकि मैं अपने वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती. नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं 8 वर्ड्स लेके आऊंगी आपको समझाने के लिए. सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट बेयर, B-E-A-R, बेयर. आपको पता है कि भालू को भी हम बेयर ही बोलते हैं, तो द प्रोनाउंसिएशन इज बेयर, नॉट बियर. वी कैन नॉट से बियर, इट इज बेयर. ओके, सो द फर्स्ट वन इज बेयर. एंड पहले हम ये वाला देखते हैं कि बेयर जो है B-E-A-R, बेयर मीन्स यू नो टू टॉलरेट, यानी किसी चीज को सहन करना. जब हम किसी चीज को सहन करेंगे तो हम कहते हैं बेयर. जैसे हम कह सकते हैं कि शी बेयर्स द पेन या शी बोर द पेन पेशेंटली. बोर हो गया इसका सेकेंड फॉर्म, बोर. शी बोर द पेन पेशेंटली और शी बेयर द पेन पेशेंटली. शी अगर मैं ये उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में करूंगी तो शी बेयर्स द पेन, यानी वो दर्द को सहती है वेरी पेशेंटली. और अगर मैं इसको पास्ट टेंस बना दूं तो हो जाएगा शी बोर द पेन वेरी पेशेंटली. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन यहां पे एक चीज है कि अगर मैंने लिखा यहां पे शी बोर द पेन, तो यहां पे शी बोर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्यों अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है. शी बोर व्हाट? द पेन. अब यहां पे लिख रही हूं, फिर मैं मिटाती जाऊंगी. यहां पे देखिए मैंने लिखा शी बोर. अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है, सी सब्जेक्ट, बोर हो गया आपका वर्ब. शी बोर व्हाट? द पेन. शी बोर द पेन. अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ शी बोर द पेन, अरे आई थिंक आपको समझ में आ रहा है. तो यहाँ पे शी इज सब्जेक्ट, बोर इज द वर्ब, उसने सहन किया. नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट. तो द पेन, ये पेन यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है. इसका मतलब है ये यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, अपने साथ ऑब्जेक्ट ले रहा है. आपको पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी वर्ब जब अपने एक्शन को आगे बढ़ा देती है, पास ओवर कर देती है और अपने साथ अगर इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता और किसी एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है तो उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने कहा शी बोर, उसने सहन किया, तो द क्वेश्चन जो आता है वो होता है क्या? व्हाट? द आंसर वुड बी द पेन. शी बोर द पेन. तो यहाँ पे अगर मैं इसको प्रेजेंट टेंस में करूं, शी बेयर्स एवरीथिंग विच कम्स इन अ वे. सो यहाँ पे ये भी आपको ऑब्जेक्ट लेगा. शी बेयर्स व्हाट? एवरीथिंग. हर चीज वो सहन करती है. तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो है
बेयर का मतलब होता है सहन करना, और बेयर अपने साथ एक ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसका अपने साथ एक ऑब्जेक्ट लेती है, ठीक है। दूसरा जो हम बेयर का जो यूज देख सकते हैं, दैट इज इट का मतलब होता है होल्ड या कोई चीज लेना, कैरी ऑन, कैरी करना या होल्ड करना। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि द लिफ्ट कैन नॉट बेयर this much people, yeah, the lift cannot bear so many people, together. Suppose that 8 or 9 people are going to there in the lift. So the bear की एक लिफ्ट की एक कैपेसिटी होती है, तो वो 8-9 या फिर 10-12 व्यक्ति से ज्यादा नहीं ले सकता। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं द लिफ्ट कैन नॉट बेयर द वेट ऑफ 10 people, or 8 people, or 15 people, okay? या फिर अगर मैंने जैसे हेलीकॉप्टर पे अगर आप चढ़ रहे हो, तो हेलीकॉप्टर में मैक्सिमम आप 3 लोग बैठ सकते हो, है ना। तो आप कह सकते हैं कि द हेलीकॉप्टर कैन नॉट बेयर मोर देन 3 people, ठीक है। तो बेयर का मतलब यहाँ पे होल्ड करना भी आ जाता है, बेयर का मतलब सहन करना भी आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं BARE, और मैंने आपको ये भी बताया था, जस्ट मिनट, एक चीज और मैं बताने वाली हूँ। बियर, बोर और बोन, BORNE, जो थर्ड फॉर्म होता है वो इस तरह होता है। पहले वाले का मैं इसी का लिख रही हूं, बेयर का, तो ये हो जाता है बेयर, BORE, बोर, और थर्ड इज BORNE, बोन। ओके, सो बियर, बोर, बोन। तो यहाँ पे कुछ लोग BORN, बोन से इसका समझ लेते हैं इसका मतलब, बट दिस इज नॉट द बोन, तो इसका मतलब होता है कैरिड बाय, किसी के द्वारा ले जाना। जैसे हम कभी कह सकते हैं कि वाटर बोर्न डिजीज, वाटर बोर्न डिजीजेस, या फिर फूड बोर्न इलनेस। तो यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म है इसका मतलब है बोर्न, मतलब कैरिड बाय, ले जाना। तो यहाँ पे मैंने तीनों का बता दिया, बियर, बोर, बोर्न, ठीक है। ये आपका जो काम कर रहा है यहाँ पे, ये ट्रांजिटिव वर्ब का काम कर रहा है दोनों, यानी आप जो है इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लाएंगे, तभी फिर आपका ये वर्ब बनेगा, यानी दोनों ट्रांजिटिव बिहेव करते हैं। नेक्स्ट आइए बेयर, इसको जरा मिटा दें हम। नेक्स्ट है बेयर। बेयर का मतलब है खुला हुआ, जैसे हमने कहा बेयर फीट। अब देखिए बेयर का मतलब होता है ओपन। हाँ, अब जो बेयर का मतलब हो गया कि पार्ट, अगर आप डिक्शनरी देखेंगे या गूगल देखेंगे तो इसका मीनिंग यहाँ आएगा पार्ट्स ऑफ अ बॉडी नॉट कवर्ड, मतलब खुला हुआ, जो शरीर का हिस्सा खुला हुआ है तो उसको हम बेयर बोलेंगे। अब ये यहाँ पे अगर बेयर के बाद आपका कोई नाउन आ जाता है तो यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। जैसे वी कैन से दैट बेयर फीट, यानी नंगे पांव, या हम कह सकते हैं डोंट वॉक अराउंड बेयर फीट, यानी नंगे पांव मत चलो। तो यहाँ पे बेयर जो है फीट यानी नाउन के पहले आया तो एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है, बेयर फीट, ठीक है। आप देखेंगे कि कितने ढेर सारे वर्ड से कभी वो नाउन बिहेव करता है सेंटेंस में, कभी वो वर्ब बिहेव करने लगता है, और कभी एडजेक्टिव बिहेव करने लगता है। अच्छा, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे बेयर यानी ओपन, यानी खुला हुआ, ये वर्ब की तरह भी बिहेव कर सकता है। अगर मैंने बोला कि सलमान खान बेयर हिज चेस्ट टू शो हिज बॉडी, या सलमान खान bared his body to show his chest, मतलब अपने बदन को उसने खोला अपने बॉडी को दिखाने के लिए। तो अगर मैं इस तरह लिखती हूं कि सलमान खान, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि कैसे ये यहाँ पे वर्ब बिहेव कर रहा है, ये बेयर वर्ड जो है ये वर्ब बिहेव कर रहा है। तो मैंने लिखा कि सलमान खान bared his body to show his chest,
को ध्यान से देखिए, सलमान खान ये हमारा बन गया नाउन, यानी सब्जेक्ट बन गया। और आपको पता है कि सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो सलमान खान बेड, यानी सब्जेक्ट के बाद दूसरा नंबर आता है वर्ब का। तो यहाँ पे बेर वर्ब का काम कर रहा है, बेड। अब फिर हम देख रहे हैं कि वर्ब जो है अपने एक्शन को आगे पास कर रहा है, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि सलमान खान बेड, तो द क्वेश्चन कम्स व्हाट, क्या बेयर कर रहा है, हिज बॉडी। तो ये हिज बॉडी क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। इसका मतलब ये बेयर जो है यहाँ पे वर्ब बिहेव कर रहा है, और वो भी ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है। सलमान खान बेयर्ड हिज बॉडी टू शो हिज चेस्ट। टू शो हिज चेस्ट ये मैंने एडजंक्ट कहा जाता है, यानी अतिरिक्त जानकारी जो हमें दे रहा है इसके बारे में। मेन हमारा सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन यहां तक है कि सलमान खान बेयर्ड हिज बॉडी। किस लिए अगर मैं पूछूं तो हो जाएगा टू शो हिज चेस्ट। और आपको पता है कि क्या और किसे, ये इसका उत्तर जो है आपका ऑब्जेक्ट लेगा। यानी अगर हम कहेंगे वर्ब से क्या और किसे, तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन होता है। जैसे यहाँ पे सलमान खान बेयर्ड, तो द क्वेश्चन कम्स व्हाट, तो क्या, तो हिज बॉडी, ठीक है। लेकिन अगर हम क्यों, कैसे, कहां, कब, इस चीज का उत्तर चाहते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, फिर हमारा एडवर्ब वो चीज ले लेगा। यानी एडवर्ब क्यों, कहां, कब और कैसे का उत्तर देता है। तो यहाँ पे टू शो हिज चेस्ट जो है एक फ्रेज है जो एडवर्ब बिहेव कर रहा है यहाँ पे, यानी किस लिए, अपने चेस्ट को दिखाने के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पूरी चीज आ गई, बेयर एंड बेयर, और दोनों का अंतर भी समझ में आ गया। लेट्स कम टू द सेकेंड पॉइंट, दैट इज बेरी। यहाँ पे जो बेरी है दैट इज BERRY। एक्चुअली बेरी क्या होता है, किसी भी फ्रूट का जो कर्नेल होता है दैट इज कॉल्ड बेरी। जैसे ब्लूबेरी है ना, तो ब्लूबेरी एक नाउन है बेटा, ये एक नाउन है। और जैसे ब्लूबेरी हो गया, तो ब्लू या एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है और बेरी नाउन बिहेव कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव हमेशा नाउन के पहले आता है। तो बेरी हो गया, या स्वीट बेरी हो गया, या ब्लैक बेरी हो गया, या ब्लू बेरी हो गया, तो दिस इज नाउन। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज दिस, बरी। बरी, बरी का मतलब है दफना देना, है ना। इसका मतलब है पुट और हाइड अंडरग्राउंड, इसको बरी कहते हैं। अच्छा, अब देखिए ये बरी वर्ब जो है, ये तो मैंने कह दिया कि नाउन है, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, जो भी है, स्वीट बेरी, सार बेरी, कुछ भी है, बेरी किसी फ्रूट का कर्नेल बेरी हो गया, एक काइंड ऑफ फ्रूट। और ये नाउन बिहेव कर रहा है यहाँ पे बेरी, जैसे आई वॉन्ट बेरी, ठीक है। लेकिन कभी कभी ये वर्ब भी बिहेव कर सकता है, मैं आ रही हूं इस पर, पहले इसको सुन लो। जैसे अगर मैंने कहा लेट्स गो बरिंग, लेट्स गो बेरिंग, लेट्स गो बेरिंग मतलब चलो जो बेरी तोड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन वर्ब का काम कर रहा है। लेट्स गो बेरिंग, बेरिंग यहाँ पे जो है यानी बेर तोड़ना या कुछ भी तोड़ना। चलो ये थोड़ा कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब आइए हम बरी की तरफ जाते हैं। बरी मीन्स यू नो टू पुट समथिंग अंडरग्राउंड, किसी चीज को दफना देना। अच्छा, अब इसका अगर मैं सेंटेंस बनाती हूं, जैसे मैंने यहां पे लिखा जॉन buried the dead dog in the backyard, या मैंने गार्डन भी लिख सकती हूं मैं, कुछ भी। अब ये सेंटेंस जो मैंने बनाया यहाँ पे, जॉन buried the dead dog in the backyard, यानी जॉन ने मरे हुए कुत्ते को बैकयार्ड में दफनाया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से देखिए, जॉन सब्जेक्ट ऑलवेज नाउन एंड प्रोनाउन, बरिड जॉन ने दफनाई, यानी मैंने बोला ये वर्ब बिहेव कर रहा है बरी, तो इसीलिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद आया है। लेकिन हमारा बरिड से जो है सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है, बिकॉज बरिड जो है इट इज पासिस ओवर इट्स एक्शन टू अनदर वर्ड।
यानी ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। मैंने कहा जॉन बरेट, द क्वेश्चन विल कम व्हाट, या तो व्हाट या whom, या क्या और किसे आता है उत्तर। अगर प्रश्न क्या और किसे आप पूछते हैं और उसके उत्तर में अगर आपको कोई वर्ड आता है तो वो ऑब्जेक्ट बिहेव करता है वहां पे। तो यहाँ पे जॉन बरेट द डेड डॉग, यानी आपका ऑब्जेक्ट है द डेड डॉग। तो आप कहेंगे मैम इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, एक्चुअली द डॉग है आपका ऑब्जेक्ट, लेकिन ये डेड मरे हुए हमको दिखाना था तो मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया डेड डॉग। ठीक है, मैं डेड हटा के भी लगा सकती थी, जॉन बरीड द डॉग इन द बैकयार्ड, लेकिन मरे हुए कुत्ते को ही लोग दफनाते हैं, जिंदा कुत्ते को तो कोई नहीं दफनाएगा। सो दैट इज वाई जॉन बरीड द डेड डॉग इन द बैकयार्ड। यहाँ पे डेड क्या बिहेव कर रहा है, ये एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है नाउन के पहले आके। ठीक है, तो हमारा मेन सेंटेंस यहां तक था जॉन बरीड द डेड डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक अतिरिक्त यानी जो एडजंक्ट आया इन द बैकयार्ड, ये उत्तर दे रहा है कहां, इन द बैकयार्ड। लेकिन मेन आपका है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के पहले मैंने एक एडजेक्टिव लगा दिया। तो जॉन बरीड द डेड डॉग इन द बैकयार्ड, इन द बैकयार्ड उत्तर दे रहा है कहां, तो बैकयार्ड में। ठीक है, याद रखिए ऑब्जेक्ट पाने के लिए क्या एंड किसे वी नीड टू आस्क, बट अगर कब कहां कैसे क्यों का उत्तर है तो ये एडवर्ब करेगा या एडवर्ब फ्रेज करेगा। अच्छा, वी कैन मेक अनदर सेंटेंस विद दिस बरी वर्ड, यानी दफना देना। तो जैसे मैंने बोला, अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, एक आर होगा यहाँ पे, बरी BURY, नॉट बरीड। ओके, सो आई हैव मिस्टेकन ओवर हियर। सो नेक्स्ट देखो, अगर कभी कभी हम ऐसा भी करते हैं थोड़ा सा अपने सेंटेंस को सुंदर बनाने के लिए या टू मेक इट इम्प्रेसिव, वी से दैट शी बरीड हर फेस इन द पिलो। ओके, उसने अपना चेहरा जो है मतलब पिलो में गाड़ लिया। अब कोई अपना चेहरा गाड़ तो नहीं लेता, लेकिन दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे ऑफ एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट यू नो somebody has hidden her face, you know, his or her face in the pillow. तो हम कह सकते हैं she buried her face in the pillow, or sometime we can say that she buried her face into his chest. मतलब she was बहुत दुखी थी तो उसने उसके सीने में अपना जो है चेहरा गड़ा लिया या छिपा लिया या दफना दिया। लेकिन ये जो है अलंकारिक वर्ड्स है, दीज आर यू नो दिस बरी जो है यहाँ पे ब्यूटिफाई किया गया है सेंटेंस को, बट एक्चुअली बरी का मतलब दफनाना होता है। ठीक है, और यहाँ ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, दैट इज व्हाई इट हैज टेकन द ऑब्जेक्ट दैट इज। सो लेट्स कम टू द थर्ड वन। ओके, सो नेक्स्ट हमारा बाउ है, दैट इज BOUGH। बाउ एक्चुअली दिस इज अ नाउन और इसका मतलब होता है पेड़ का मुख्य शाखा, द मेन ब्रांच ऑफ अ ट्री। ओके, सो हम इस तरह इसका सेंटेंस बना सकते हैं कि द मैंगो बाउ लेडन विथ फ्रूट्स, मैंगो बाउ लेडन विथ फ्लावर्स, और मैंगो बाउ लेडन विथ मैंगोज, या the bough of the tree is laden with fruits। तो यहाँ पे बाउ मतलब शाखा हो गया। ठीक है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं है, ये नाउन है और इसका मतलब शाखा है। ओके, सो या हम कह सकते कि उसने पेड़ के एक टहनी में झूला डाल दिया, शी पुट द स्विंग ऑन वन ऑफ द बाउ ऑफ द ट्री। ठीक है, तो ये बाउ यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है। नेक्स्ट इज बो, BOW। बो जो है वो डिफरेंट यू नो इट हैज डिफरेंट मीनिंग एंड इट कैन बी यूज इन अ डिफरेंट वे ऑल्सो। अब पहला बो जो है, दिस इज अ यू नो इट इज अ काइंड ऑफ वेपन। जो बो होता है वो तीर होता है, धनुष, तीर धनुष जो तीर होता है दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बो। बो यहाँ पे एक नॉट टाइप का भी होता है, और कभी कभी हम बालों में बच्चों का जो है रिबन जो दो इसमें फंदे होते हैं उस तरह भी रिबन लगा के, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड बो। ये दो हो गया और दोनों यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है, यानी बो मैंने अगर मैं बोलूंगी कि अर्जुना टुक हिज बो यू नो एंड एम्ड एट द आई ऑफ द यू नो फिश। ओके,
दूसरा बो जो है, जैसे नॉट जो बो हो गया, शी पुट द बो वेरी केयरफुली इनटू हिज शर्ट और द कॉलर ऑफ हिज शर्ट। इस तरह बो जो है ये आपको पता है। नेक्स्ट जो बो का मतलब है टू put your head down in reverence or in shame, or sometimes to show your love for someone, or if you want to wish somebody, so you can bow your head, you can bow your body very gently to show your respect or reverence to somebody. That's called bow. अब देखो यहाँ पे अगर मैं लिखती हूँ कि शी बोर्ड, सो हमें मेन हमारा जो है यहाँ पे आपको वर्ब दिखाना है। सो दिस वन इज बो इज बिहेविंग एज अ वर्ब ऑल्सो, लेकिन ये जो है बाव है हम हमेशा नाउन ही बिहेव करेगा। इसमें दो आपका नाउन बिहेव कर रहा है। जब हम तीर धनुष की बात कर रहे हैं, तीर की बात कर रहे हैं, तो फिर ये नाउन बिहेव करेगा। अगर हम बो की बात कर रहे हैं, जो सर में लगाने वाला रिबन की तरह बो होता है, या फिर टाई का नॉट होता है, दैट इज ऑल्सो नाउन। लेकिन अगर मैं झुकने के हिस्से से बोलूंगी तो वो फिर बो हो जाएगा और वो वर्ब बिहेव करेगा। जैसे अगर मैंने लिखा ही बोड हिज हेड शेमलेसली, shamefully, not shamelessly. She bowed his head shamefully. अब यहां पे देखिए उसने अपना सर झुका लिया शर्म से। सो फर्स्ट ही सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन, बोर्ड, सो इट इज कमिंग इन द प्लेस ऑफ वर्ब, तो ये वर्ब बिहेव कर रहा है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है क्या और किसे, तो क्या और किसे, किसे का तो नहीं हो रहा है। सी बोर्ड हिज क्या झुका लिया, हिज हेड, तो यहाँ पे हिज हेड जो है, हेड नाउन है, ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, और ऑब्जेक्ट चूंकि नाउन है इसीलिए इसके पहले मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव हिज लगा दिया है, तो ये ऑब्जेक्ट है। ही बोर्ड हिज हेड शेमफुली, शेमफुली यहाँ पे एडवर्ब बिहेव कर रहा है, यानी एक वर्ड ये बता रहा है कि कैसे, कैसे का उत्तर शेमफुली दे रहा है, तो ये एडवर्ब बिहेव कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ब्लू। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ब्लू। सो ब्लू जो है, दिस वर्ड कैन बी यूज्ड इन थ्री वेज, लाइक वी कैन यूज इट एज नाउन और वी कैन यूज इट एज एडजेक्टिव एंड वर्ब टू। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर मैंने बोला कि मैंने यहाँ पे बोला ब्लू, ब्लू एडजेक्टिव तभी बिहेव करेगा अगर मैं उसके सामने कलर नाउन लिखूंगी, ब्लू कलर, आई लाइक ब्लू कलर। सो ब्लू इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, कलर नाउन के पहले आके उसको डिस्क्राइब कर रहा है। सो आई लाइक ब्लू कलर। ओके, अगर मैं बोलूं सी ड्रेस्ड इन ब्लू, सो यहाँ पे ब्लू नाउन बिहेव कर रहा है। इसके पहले ब्लू कलर जब हो रहा था तो ब्लू एडजेक्टिव बिहेव कर रहा था क्योंकि कलर के पहले आ रहा था, लेकिन मैंने बोला शी ड्रेस्ड इन ब्लू, सो यहाँ पे देखो मैंने लिखा शी ड्रेस्ड इन ब्लू। ओके, सो यहाँ पे शी सब्जेक्ट, ड्रेस्ड, यहाँ पे क्या और किसे नहीं आ रहा है, शी ड्रेस्ड इन ब्लू, वी हैव अ प्रेपोजिशन इन, और आपको पता है प्रेपोजिशन अपने साथ हमेशा ऑब्जेक्ट लेता है और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन प्रोनाउन हो। तो यहाँ पे ब्लू क्या बिहेव कर रहा है, यहाँ ये नाउन बिहेव कर रहा है, शी ड्रेस्ड इन ब्लू। और अगर मैंने बोला कि आई लाइक ब्लू कलर, सॉरी COLOUR, ओके, सो यहाँ पे ब्लू इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव। और एक ब्लू का यूज होता है अगर मैं बोलूंगी कि शी इज फीलिंग ब्लू, यहाँ पे ब्लू का मतलब है शी इज नॉट इन अ वेरी गुड मूड, शी इज लिटिल डिजेक्टेड और लिटिल डिप्रेस्ड और सैड, सो शी इज फीलिंग ब्लू। सो ब्लू इज वर्किंग हियर एज एन एडजेक्टिव। यहाँ पे वर्ब नहीं बिहेव करता, लेकिन यहाँ पे ये नाउन बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे ब्लू जो है एडजेक्टिव बिहेव कर रहा है,
एंड यहाँ पे अगेन वी सी दैट इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव. शी इज फीलिंग ब्लू, शी इज फीलिंग सैड, शी इज फीलिंग हैप्पी, शी इज फीलिंग गुड, शी इज फीलिंग ब्लू. ओके, ब्लू जो है इट कैन बी यूज एज अ वर्ब ऑल्सो. जैसे अगर मैंने लिखा कि शी BLUED blued her shirt and starched her uniform. यहां पे देखो ब्लू जो है इट इज वर्किंग एज अ वर्ब ऑल्सो. शी ब्लूड हर शर्ट. आपको पता है कि धोने के बाद, शर्ट को धोने के बाद हम क्या करते हैं, उसमें नील डालते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लू. सो ब्लूड हर शर्ट, यहाँ पे ब्लू वर्ब इट इज वर्किंग एज अ वर्ब इन द सेंटेंस बिकॉज इट हैज कम जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट. शी ब्लूड हर शर्ट, फिर यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट ले रहा है शर्ट. शी ब्लूड हर शर्ट एंड स्टार्च्ड हर यूनिफॉर्म, अपने यूनिफॉर्म को स्टार्च किया. तो ये ब्लू वर्ड जो है यहाँ पे हम नाउ इसको वर्ब की जगह भी रख सकते हैं. आइए दूसरा देखते हैं. ब्लो का जो ब्लो है ये एक्चुअली ब्लू से मैंने मिलता हूँ, इसीलिए मैंने सेकेंड फॉर्म ऑफ द लिखा है. दैट इज मैं आपको लिख रही हूँ. ब्लो सेकेंड इज ब्लू एंड ब्लोन. ओके, सो ये ब्लो का मतलब है दो तरह से, यानी हवा का चलना, विंड्स ब्लोज, और फूंक मार के किसी चीज को चलाना, जैसे सी ब्लू द विशल, सी ब्लोज द विसल. ठीक है, तो यहाँ पे ब्लू देखो मैंने लिखा यहाँ पे द विंड या द ब्रीज, हवा, ठंडी हवा कह लीजिए. द विंड ब्लू या ब्लोज जेंटली. ठीक है, ये मैंने फर्स्ट फॉर्म लिया. द विंड ब्लोज जेंटली यानी हवा बहुत धीमे से चलती है. तो यहाँ जो मैंने विंड लिया ये सब्जेक्ट हो गया. ब्लोज यानी चलती है, द विंड ब्लोज. ठीक है, हवा चलती है अगर मैं बोलती हूँ तो मुझे फिर क्या और किसी का जवाब देना नहीं पड़ेगा. इट मीन्स दैट इज नॉट टेकिंग एनी ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट. सो द विंड ब्लोज, लेकिन कैसे चलती है, जेंटली. ये उसका उत्तर एडवर्ब दे रहा है. The wind blows gently. Okay, so it seems that it is intransitive यहाँ behave कर रहा है without taking the object along with it. अच्छा, अब ये second form में देखती हूँ, जिसकी ये तो पहला बना दिया. ये it can behave as transitive verb also. अगर मैंने लिखा कि Tom blew, Tom ने बजाया the whistle, यानी क्या बजाया, सीटी बजाया. ओके, टॉम ब्लू द विशल. नाउ हियर वी सी द टॉम इज सब्जेक्ट, ब्लू इज वर्ब. अगर मैं कहती हूँ टॉम ब्लू, सो सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट. द क्वेश्चन कम्स व्हाट, क्या. तो यहाँ पे द विशल ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है और ऊपर वाले में इंट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. द विंड ब्लोज जेंटली, टॉम ब्लू ब्लो. और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल बिहेव करता है. ठीक है, जैसे शी हैज ब्लोन द बलून, उसने गुब्बारा को फुलाया. ठीक है, शी हैज ब्लोन. अब ये हैज और हैव के साथ V3 लगता है, आपको पता है, तो दैट इज व्हाई इट इज वर्ब बिहेविंग एज अ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन. अब इस वर्ब फ्लाई को मैं लिखती हूँ. देखते हैं कि वी कैन यूज दिस वर्ड फ्लाई इन डिफरेंट वे. जैसे मैंने लिखा द बर्ड्स फ्लाई. ओके, मैंने लिखा बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है. ठीक है, सो हियर बर्ड्स फ्लाई इट इज गिविंग अस फुल मीनिंग, पूरी मीनिंग दे रहा है. चिड़िया उड़ती है, क्या किसी की जरूरत नहीं है. वी डोंट नीड एनी ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट द सेंटेंस. बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया उड़ती है. हाँ, अगर आप कब, कहाँ, कैसे, क्यों का उत्तर देना चाहते हैं तो आपको एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब जोड़ना पड़ेगा. जैसे अगर मैं सिर्फ एडवर्ब जोड़ू तो बर्ड्स फ्लाई स्लोली, बर्ड्स फ्लाई क्विकली, इस तरह हो जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर मैं फ्रेज जोड़ू तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. ओके, सो इस तरह जो है आपका हो जाएगा.
अब देखो फ्लाई का दूसरा मैं लिख रही हूं कि जैसे मैंने लिखा कि क्लोज द डोर, दरवाजा बंद करो, और द मस्कीटोज will fly in. Close the door or the mosquitoes will fly in. दरवाजा बंद करो नहीं तो मक्खियां उड़ के अंदर आ जाएंगी. So close the door or the mosquito, मक्खियां नहीं मच्छर, close the door or the mosquitoes will fly in. यहाँ पे जो है in, fly in जो है यह एडवर्ब बिहेव कर रहा है. fly in, in यहाँ पे जो है ये प्रपोजिशन नहीं बिहेव कर रहा है. क्लोज द डोर और द मॉस्किटो विल फ्लाई इन. सो यहाँ पे जो फ्लाई है दैट इज नॉट ट्रांजिटिव वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं ले रहा है, अपने साथ ले रहा है कि फ्लाई कहाँ उड़ाएगी, अंदर उड़ाएगी, तो एक एडवर्ब इन को लिया है. दूसरा एक यूज अगर मैं कह सकती हूँ कि एक स्लैंग वर्ड होता है फ्लाई का. स्लैंग वर्ड मीन्स जो the words which are in trend and which are used in day to day language is called slang word. जैसे I am so fly, अगर मैं कहूँ कि I am so fly, तो fly यहाँ पे adjective behave कर रहा है और इसका मतलब होता है I am so cool, I am so awesome, you know. So I am so fly, तो यहाँ पे मैंने देखा ये verb behave कर रहा था intransitive, और यहाँ पे adjective behave कर रहा है, और transitive भी behave करता है fly. अगर मैंने कहा कि टॉम फ्लाइज, टॉम उड़ाता है, नाउ अब उड़ता था अब यहाँ पे उड़ाता आ गया. टॉम फ्लाइज, नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट, क्या उड़ाता है, एन एरोप्लेन. सो यहाँ पे टॉम फ्लाइज एन एरोप्लेन, इट इज बिहेविंग एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस. क्या उड़ाता है, एरोप्लेन उड़ाता है. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. अब इसको मिटाते हैं. दूसरा हम लिखते हैं वो है आपका फ्लो. फ्लाई था, अब फ्लो. फ्लो का मतलब होता है बहना, एक गति से सीधे बहना. फ्लो का मतलब हो सकता है कोई गैस है, करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है जो फ्लो करती है स्टेडली एंड कंटिन्यूअसली. जैसे हम कह सकते हैं द रिवर फ्लोज, नदी बहती है, यानी नदी जो है फ्लो कर रही है, सीधे एकदम फ्लो कर रही है. तो कंटिन्यूअसली स्टेडली फॉर्म में जो भी बहती है दैट इज कॉल्ड फ्लो. यानी जो क्या होता है कि कभी कभी करंट फ्लो करता है पाइप के अंदर से, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो. ठीक है. या गैस फ्लो करता है कहां से, अगर गैस का जो पाइप होता है उससे गैस फ्लो करता है, तो फ्लो मतलब जो है यहाँ पे मतलब ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. रिवर फ्लोज और द इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इन अ पाइप, इस तरह. एक और जो फ्लो का मतलब होता है दैट इज स्टेडली मूविंग टूवर्ड्स समबडी समथिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फ्लो. जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे द पीपल, या फिर मैंने लिखा पीपल लिख सकती हूँ, या फिर मैं लिखा द डिवोटीज. ओके, द डिवोटीज फ्लोज, flowed, flow, flowed, this is the second form. The devotees flowed into the temple premises. यानी जो भक्तगण है वो सीधे चलते गए कहा, मंदिर के प्रांगण में. So the people or the devotees flowed into the temple premises. अब यहाँ पे फ्लोट का मतलब है जब वो धीरे से शांति से जा रहे एक तरफ कंटिन्यूसली स्टडी वे में, दैट इज कॉल्ड फ्लोट. ठीक है. जैसे बहना होता है, सेम वे फ्लोट को हम डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज कर सकते हैं. द डिवोटीज फ्लोड इनटू द टेम्पल प्रेमाइसेस. फ्लो वर्ड को मैं नाउन की तरह भी हम यूज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, the people of the devotee flowed into the, यहाँ पे वर्ब बिहेव कर रहा था, या रिवर फ्लोज में भी वर्ब बिहेव कर रहा था. लेकिन कभी हम ये भी कह सकते हैं कि इस फ्लो वर्ड को इफ आई ब्रिंग इन द प्लेस ऑफ नाउन, इफ आई ब्रिंग इट इन टू द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो ये नाउन बिहेव करेगा. जैसे अगर मैं बोलूं कि द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज वेरी
फास्ट, यानी पानी का जो बहाव था, अब ये बहना था वो बहाव हो गया, तो बहाव यहाँ नाउन है। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज वेरी स्लो, द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज वेरी फास्ट, है ना। तो यहाँ पे फ्लो मतलब यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहा है और नाउन सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, तो ये फिर यहाँ पे नाउन बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होते हैं। द फ्लो ऑफ द वाटर वॉज स्लो, या फिर उसको मैं ऑब्जेक्ट की जगह पे ला सकती हूँ, तो मैं कह सकती हूँ कि आई स्टॉप्ड द वाटर फ्लो। ओके, आई स्टॉप्ड द फ्लो ऑफ द वाटर, ठीक है। आई स्टॉप द फ्लो ऑफ द वाटर की जरूरत नहीं, मैंने कहा आई स्टॉप द फ्लो, मैंने फ्लो को रोक दिया, तो यहाँ पे फ्लो क्या बिहेव कर रहा है, आई स्टॉप्ड, आई सब्जेक्ट, स्टॉप्ड रोका, क्या रोका, फ्लो, तो फ्लो आपका ऑब्जेक्ट भी बिहेव कर रहा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लूज एंड लूज। फर्स्ट इज LOSE एंड LOOSE। लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो लेट्स सी। पहले जो लूज है ये वर्ब है आपका LOSE, एंड इसका सेकेंड फॉर्म LOST, एंड थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो LOST, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। अब पहले देखो कैसे इसको ट्रांजिटिव हम बिहेव कराते हैं, इसको लूज, लॉस्ट, लॉस। तो लूज का मतलब है यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो बी डिप्राइव्ड ऑफ, यानी किसी चीज से वंचित हो जाना, या लूज मतलब खो देना। जैसे अगर मैं यहां लिखूं कि टॉम लूजेस हिज, टॉम खोता है, क्या खोता है, उससे वंचित हो जाता है, क्या, टॉम लूजेस हिज टेम्परामेंट, ठीक है। टॉम हमेशा अपनी प्रवृत्ति को, टेम्परामेंट को खो देता है, टॉम लूजेस हिज टेम्परामेंट। तो यहाँ पे एक लूजेस जो है ये वर्ब बिहेव कर रहा है, वो भी ट्रांजिटिव, बिकॉज इट इज टेकिंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग विद इट। टॉम लूजेस व्हाट, हिज टेम्परामेंट, टेम्परामेंट नाउन ऑब्जेक्ट है, उसके पहले मैंने पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया हिज, तो ये लूजेस मतलब खोता है, मतलब ये रोज की बात है कि टॉम अपनी टेम्परामेंट को खो देता है, टॉम लूजेस हिज टेम्परामेंट। या लॉस्ट अगर मैं लगाऊं तो भी ये ट्रांजिटिव बिहेव करेगा, जैसे टॉम lost his temperament, और टॉम lost his appetite, भूख खो दिया है उसने, या टॉम lost his ring, कुछ भी चीज आ सकती है यहाँ पे। तो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आप कुछ भी लगा सकते हैं। टॉम ने खो दिया क्या, टॉम lost his book, टॉम lost his appetite, टॉम lost his temper, टॉम lost his anything you can put in place of object, okay। तो अब ये थर्ड वर्ड जो lost है, that is also verb, लेकिन ये adjective बिहेव करता है। अगर मैं इसके बाद में एक नाउन रख दूं तो ये हो जाएगा lost child। आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, देयर इज अ चैप्टर, मुल्कराज आनंद का है, एंड द चैप्टर नेम इज द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। नाउ यहाँ पे इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, ओके, लॉस्ट चाइल्ड, तो लॉस्ट इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव, लेकिन इसको मैं वर्ब पे बिहेव करवा सकती हूँ। अगर मैंने कहा आई हैव लॉस्ट, यानी हैव और हैज के बाद ये V3 आता है, आई हैव लॉस्ट माई पेन, शी हैज लॉस्ट हर बैग, कुछ भी आ जाएगा। तो ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, यहाँ पे लॉस्ट ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है। खोया, क्या खोया, तो टेम्परामेंट खो दिया, एपिटाइट खो दिया, भूख, अपना बुक खो दिया, पेन खो दिया, रिंग खो दिया, जो भी है वो ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है, सो इट इज बिहेविंग एज अ ट्रांजिटिव वर्ब इन द सेंटेंस। और लेकिन अगर मैं इसके बाद कोई नाउन रख दूं तो ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। जैसे मैंने कहा लॉस्ट चाइल्ड, मैंने बताया लॉस्ट चाइल्डहुड, है नो। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज लूज। लूज मीन्स नॉट फर्मली और टाइटली फिक्स्ड, यानी ढीला। तो अगर ये एडजेक्टिव बिहेव करेगा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा लूज पैजामा, ठीक है, या लूज टूथ, मेरा दांत ढीला हो गया, ठीक है, लूज शर्ट, लूज
एनीथिंग जो भी ढीला है, दैट इज इट इज बिहेविंग एज एन एडजेक्टिव. लूज पैजामा, लूज शर्ट, loose pullover. So loose means it is working as a adjective in the sentence if some nouns comes in front of it. अगर कोई इसके सामने noun आ जाता है तो adjective behave करने लगता है. और कभी कभी ये transitive verb भी behave करता है. verb कैसे behave करता है देखिए, एक sentence में लिख रही हूं. मैंने लिखा don't let loose. lose मतलब यहाँ free, मुक्त कर देना. Don't let loose your dog. अपने कुत्ते को खुला मत छोड़ो. Don't let loose. The question comes क्या? Your dog. Your है आपका possessive adjective और dog है आपका object. ठीक है, तो object के पहले, noun के पहले कोई भी, आपको पता है कि noun की पहचानने का तरीका क्या है. उसके सामने कोई भी possessive adjective आ सकता है, जैसे your, my, his, है ना. उसके बाद आप नाउन ही लगाएंगे तो पॉजिटिव एडजेक्टिव आ सकता है, आर्टिकल आ सकता है, द है, ए है, एन है. तो ये सारे पहचानने के तरीके होते हैं नाउन को. सो डोंट लेट लूज योर डॉग. ठीक है, डोंट लेट लूज क्या? योर डॉग. सो क्या और किसी का उत्तर यहाँ मिल रहा है, तो यहाँ पे ये ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है, लूज. तो लूज यहाँ पे एडजेक्टिव बिहेव कर रहा था, लूज पैजामा, लूज शर्ट. यहाँ पे डोंट लेट लूज, यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है. ओके, नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है दैट इज इफेक्ट एंड इफेक्ट. AFFECT and EFFECT. So first AFFECT, it is behaving as a verb, and EFFECT it is behaving as a noun. ठीक है, तो पहले वाला जो वर्ब बिहेव कर रहा है और दूसरे वाला आपका नाउन बिहेव कर रहा है. तो पहले हम वर्ब का देख ले कि कैसे ये बिहेव कर रहा है. पहले वाला जो वर्ब बिहेव कर रहा है, अगर मैं ऐसे लिखूं कि the fast food affected, AFF वाला इफेक्ट यानी प्रभाव डालना. ठीक है, दोनों का मतलब होता है प्रभाव होना, एक का प्रभाव और दूसरे का प्रभाव डालना. The fast food affected my health. अब यहाँ पे देखो, इफेक्ट यानी प्रभाव डाला, यहाँ पे affected यानी effect, affected, affected. The fast food, till here we have subject. ये fast food आपका subject हो गया, verb हो गया affected, डाला. अगर मैं कहती हूँ the fast food affected, the question will come what and whom, किसे या क्या. तो उत्तर आया my health. तो यहाँ पे ये transitive behave कर रहा है. affect यानी आपको पता है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है. द फास्ट फूड अफेक्टेड, फास्ट फूड ने अफेक्ट किया क्या? माई हेल्थ. तो ये इस तरह बिहेव कर रहा है, यानी ये AFFECT यहाँ पे वर्ब बिहेव कर रहा है, वो भी ट्रांजिटिव. और दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, इट हैज विजिबली affected me. अब किसी भी चीज की बात हो रही है ना. इट हैज विजिबली यहाँ पे एक एडवर्ब है जो इस वर्ब के पहले लगा हुआ है. इट हैज विजिबली अफेक्टेड मी. अब किसी भी चीज की हम बात कर रहे हैं, यानी अगर हम फोन की बात कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा फोन देखना गलत चीज है. इट हैज विजिबली अफेक्टेड मी, मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है. या फिर कोई भी किसी व्यक्ति का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप कहेंगे कि इट हैज विजिबली अफेक्टेड मी. तो यहाँ पे अफेक्टेड है आपका, ये भी आपका है अफेक्टेड, ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. इट हैज विजिबली अफेक्टेड किसे? मुझे. तो यहाँ पे क्या का उत्तर मिल रहा है? द फास्ट फूड अफेक्टेड क्या? माई हेल्थ. एंड इट हैज विजिबली अफेक्टेड या किसे का उत्तर मिल रहा है. तो दोनों ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. ठीक है, अब देखते हैं कि कैसे दूसरा वाला है आपका इफेक्ट, जो कि नाउन बिहेव कर रहा है. नाउन बिहेव करता है अगर, तो नेचुरली वो किसी भी सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट बिहेव करेगा या ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा. सो द EFF वाला ये नाउन बिहेव करता है. तो मैंने लिखा द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन
डेडली या फैटल, कुछ भी मैं लिख सकती हूँ. द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज डीप या डेडली. अब यहाँ पे इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. द इफेक्ट, दैट इज इट इज बिहेविंग एज अ सब्जेक्ट इन द सेंटेंस. द इफेक्ट, प्रभाव. अब इस सेंटेंस को हमको थोड़ा बढ़ाना है कि किस चीज का प्रभाव. तो ऑफ द मेडिसिन, यहां तक हमारा सब्जेक्ट है. द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन हमारा सब्जेक्ट है. द इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन वॉज डीप या वॉज डेडली या वॉज पॉइजनस, कुछ भी आप लिख सकते हैं. तो ये प्रेडिकेट यहां से बिहेव कर, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये जरूर ही नाउन बिहेव कर रहा है सेंटेंस में. या फिर अगर ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो हम कह सकते हैं कि दिस मेडिसिन हैज अ ग्रेट इफेक्ट या दिस मेडिसिन हैज अ डेडली इफेक्ट. तो इफेक्ट आपका किसकी जगह आ रहा है? ऑब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है. दिस मेडिसिन हैज अ डेडली इफेक्ट. ठीक है, तो ये दोनों नाउन बिहेव कर रहे हैं सेंटेंस में. अब ये पहला है अडैप्ट. अडैप्ट का मतलब होता है ढाल लेना, किसी चीज के अनुसार किसी सर्कमस्टेंसेस या किसी चीज के अनुसार, किसी परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना. ठीक है, जैसे मैंने यहां पे लिखा, शी हैज adapted herself to the new environment. अब यहाँ पे ये वर्ब बिहेव कर रहा है. शी हैज अडेप्टेड, शी सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, हैज, this is helping verb, adapted is working here as a main verb. Question comes what? She has adapted, उसने अपने आप को ढाल लिया. किसको ढाल लिया? herself, अपने आप को. तो यह ऑब्जेक्ट बिहेव कर रहा है herself. She has adapted herself to the new environment. किस तरह ढाल लिया? अपने नए एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढाल लिया. कभी कभी हम इस तरह भी कह सकते हैं, the film was adapted from Tamil मूवी. अगर कोई हिंदी फिल्म तमिल फिल्म से या फिर पंजाबी फिल्म से बनी है तो हम कहते हैं, इस तरह कह सकते हैं कि द फिल्म हैज अडेप्टेड फ्रॉम तमिल फिल्म या द फिल्म हैज अडेप्टेड फ्रॉम बंगाली फिल्म. है ना, अडेप्ट मतलब यहाँ पे ढाल लेना. अब नेक्स्ट है हमारा अडॉप्ट. अडॉप्ट का मतलब है किसी चीज को गोद लेना. तो अगर मैं लिखती हूँ मिस्टर वर्मा, सॉरी माई पेन इज नॉट रनिंग परफेक्टली, ये अच्छे से चल नहीं रहा है. मिस्टर वर्मा अडॉप्टेड अ चाइल्ड. मिस्टर शर्मा अडॉप्टेड अ चाइल्ड. अब यहाँ पे देखो, मिस्टर वर्मा या शर्मा, ये हो गया सब्जेक्ट. अडॉप्टेड यानी अडॉप्ट किया, ये वर्ब बिहेव कर रहा है. और ट्रांजिटिव वर्ब बिहेव कर रहा है क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट है. अडॉप्टेड व्हाट? अ चाइल्ड. अगर मैं इसको और बढ़ा दूं तो हो जाएगा, मिस्टर वर्मा अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज. अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम द ऑर्फनेज जो है ये उत्तर एडवर्ब का दे रहा है. कहां से? ऑर्फनेज से. सो मिस्टर वर्मा अडॉप्टेड अ चाइल्ड फ्रॉम द ऑर्फनेज. सो अडॉप्ट का मतलब है गोद लेना, या अडॉप्ट का मतलब है अपने आप को किसी के चीज के अनुसार ले लेना. शी अडॉप्टेड, अगर मैं गोद लेना ही नहीं कहूंगी, मैं इस तरह भी कह सकती हूँ कि शी हैज अडॉप्टेड अ न्यू बिहेवियर. अब जो है किसी भी जगह पे आके आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया लर्न किया, तो आप कह सकते हैं कि आई हैव अडॉप्टेड दिस थिंग फ्रॉम हियर. मैंने यहां से ये सीखा, तो आई हैव अडॉप्टेड दिस काइंड ऑफ बिहेवियर, या आई हैव अडॉप्टेड दिस एटीट्यूड फ्रॉम हियर. अडॉप्ट मतलब यहाँ पे जो है सीखना या अडॉप्ट करना या गोद लेना, कुछ भी हो सकता है. तो अडॉप्ट यहाँ पे ट्रांजिटिव बिहेव कर रहा है. तो उम्मीद है आपको ये आठों जो मैंने आपको बताया किस तरह से यूज हो सकता है सेंटेंस में, यूजफुल रहा. नेक्स्ट वीडियो अगेन मैं इस तरह के 8 और वर्ड्स लेके आऊंगी, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू सो मच.